ध्यान से देखिए आप लोग। तो आज आपका मेंसुरेशन का चैप्टर चल रहा है और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हम लोग आयत पे डिस्कस करेंगे। आयत एक चतुर्भुज होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया। ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। इसमें 4 कोण होते हैं। उन चारों कोणों का योग जो है आपका 360 डिग्री होता है। इसमें आमने सामने की जो भुजा होती है एकदम सेम होती है, साधारण सी बात है, सारे लोग जानते हैं। और इसमें 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने? 2। याद रखना, आयत के विकर्णों की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, कोई दिक्कत। और दूसरी चीज, आयत में जो ये भुजाएं होती हैं ये एक दूसरे पर समकोण बनाती हैं। जैसे ये देखो, ये लंबाई है, लंबाई के समानांतर ये देखिए समकोण भुजा बना रही है चौड़ाई, यानी इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आप मान के चलिए, समझ रहे हैं? इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो अब यहाँ 2-3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो परिमाप, क्या आता है? परिमाप। तो परिमाप ये ऐसा नहीं कि परिमाप केवल इसी में होता है। जैसे मान लो आपने नक्शा वगैरह देखा होगा ना, इंडिया का मैप या किसी देश का मैप, ऐसे ऐसे करके मान लो कई आकृति, ऐसे मान लो किसी देश का नक्शा है, तो अब ये पूरे रेखा की लंबाई उसका परिमाप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमाप का आशय ये है कि देखो, जैसे मान लो यहाँ से आप शुरू किए नापना इसे पूरा, और ऐसे फिर आते गए, फिर घूम के उसी बिंदु पे पहुँच गए, और जितनी भी लंबाई आपने तय की वो आपका क्या हुआ? परिमाप हुआ। तो मेरा आशय है यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4। इन चारों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। वैसे इसको सूत्र से भी व्यक्त किया जाता है कि दुगनी लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप, लेकिन वो सब साधारण बातें हैं। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकली सारी चीज़ सीखना है, ताकि एग्जाम में आपको बहुत सूत्र लगाने का समय नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको। मान लो आपका ये आयत है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो कोई कह दे भैया इसका परिमाप बताओ, तो आप देख सकते हो कि आमने सामने की भुजा इसमें क्या होती है? तो 20 ये हो जाएगी और 10 ये हो जाएगी। आमने सामने की भुजा इसमें एकदम इक्वल होती है। तो यदि किसी ने कहा कि भाई इसका परिमाप बताइए, तो आप देख सकते हैं 20, 10 30, 20 50 और 10 60। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ आप एक चीज और देख सकते हैं कि मान लो इसका परिमाप 60 मीटर है, और यदि हम इसके परिमाप को आधा कर दें, गौर फरमाओ, अब आप मुद्दे पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यदि आप इसके परिमाप को आधा कर दें तो आयत के लंबाई और चौड़ाई का योग हमें प्राप्त हो जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? यदि आप किसी भी आयत के परिमाप को आधा कर दें तो हमें किसका योग प्राप्त होता है? लंबाई और चौड़ाई का योग प्राप्त होता है। हमारी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, परिमाप बराबर आप समझते हैं, इसको लिखा जाता है सूत्र में दुगनी लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम लोग कहते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये एकदम सिंपल बात है, समझ रहे हो? अब हम लोग इसी से संबंधित देखो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आयत पे सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसका कोरिलेशन वृत्त से करने लगते हैं। कहीं कहेंगे इसका बाह्य वृत्त है, उसका क्षेत्रफल बताओ। कहीं कहेंगे इसके अंदर एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल बताओ। कहीं कहेंगे एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। फिर दोनों को कोरिलेट करके उनका आंसर निकालना होता है। फिर कह रहे हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किसी भी टॉपिक में हजारों व्यवस्थाएं होती हैं, समझ रहे हो? कोई भी टॉपिक सीमित नहीं होता अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग एक सवाल लिखिएगा, हम बोल रहे हैं, एक सवाल लिखिए। हाँ बोलिए। कोडिंग बेस बेटा, चलिए कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखिए, एक आयत का क्षेत्रफल, अब दिखाई दे रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। 252 वर्ग सेंटीमीटर है। लिखे, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। 9:7 है। इसकी परिमिति क्या होगी? इसकी परिमिति क्या होगी? लिखे,
तो ध्यान से देखिए, इस आयत का जो एरिया इन्होंने बताया वो 252 वर्ग सेंटीमीटर बताया। कितना? 252 वर्ग सेंटीमीटर। और इसके लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो बताया वो क्या बताया? 9:7। तो कभी भी जब ऐसी व्यवस्था बनती है, देखो ये क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, ये आप समझते हो। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का रेशियो किया है, यहाँ यक्स वक्स आपको कुछ नहीं मानना है, सीधा आप इसको गुणा करिए। 9 सते अब 63 रेशियो रिप्रेजेंट करता है इस 252 को, क्योंकि ये क्षेत्रफल तो है। अब इसको हल करिए, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार? भाग देंगे आप 252 को 63 से, तो कितनी बार जाएगा? ध्यान से देखिए, यानी 252/63। इसको हल करो। देखो कैसे इसको डायरेक्टली हल करते हैं। अब आपको 63 का पहाड़ा मान लो नहीं आता है, तो ये 6 लो, 6 लिया और ये 25 लो। 6 चौके 4 बार जा रहा है और इसमें केवल 1 बच रहा है, और इधर ये 2, 12 हो गया। 3 चौक यानी बिल्कुल 240 में अगर आप 12 जोड़ देते हो तो आपका कितना हो जाता है? 252। यानी आपका कितना हुआ? 4। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ बेटा आपको इतने काम करना है। लोग यक्स वगैरह मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी आवे उसका वर्गमूल ले लो। क्या कर दो? 2 आया आपका वर्गमूल, अब उसी को गुणा कर दो। 9 दूनी और 9 दूनी और 7 दूनी, चौक नहीं करना बेटा, मैंने क्या कहा है? इसका वर्गमूल ले लो। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? देखो आपको हल करना है सवाल वहाँ पर, समझ रहे हो? बहुत यक्स वगैरह मानेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। थोड़ा सा कंपटीशन के वे में निकलिए ना, इसको जल्दी जल्दी करिए। तो आप देखिए आपका कितना आया? 2। अब इसी 2 से 2 नवा 2 सते, उसने क्या कहा है? परिमाप। क्या कहा है? तो याद रखना, यदि लंबाई और चौड़ाई के योग को, गौर फरमाओ, हमेशा रटा नहीं जाता कोई चीज। यदि लंबाई और चौड़ाई के योग को दूना कर लो, यदि लंबाई और चौड़ाई के योग को, भाई देख लीजिए आपका ये भी बोल रहा है, ये देखो सूत्र भी, यदि लंबाई और चौड़ाई को 2 से गुणा कर लो तो क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है। इसको जोड़ लो, 18 और 14 32, और 32 को 2 से गुणा कर लो, आपका क्या निकल आया? 64। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से रेशियो के सवाल आपके समक्ष आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करो। कोई समस्या? चलो हम 2-3 सवाल ऐसे और आपको लगवाते हैं। चलो ठीक है, देखो फिर एक बार, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 9:7। इसका क्षेत्रफल है 252 वर्ग सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करते हो नहीं करते हो? बोलो। तो देख लो, इसको गुणा कर लोगे। 9 सते अब 63 आया, और 63 रेशियो से इसकी तुलना करोगे। किसकी? 252 की। तो जो आएगा, आया आपका 4। तो आपको क्या करना है? इसका वर्गमूल ले लेना। क्या करना है? कभी भी गुणा करके भाग करते हो रेशियो को, तो वर्गमूल ले लेना। आपका वर्गमूल कितना आया? 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। अब आपका एक रेशियो पर कितना आया? 2। अब यहाँ देखो, लंबाई 9 है तो 9 गुणे 2 बराबर 18, और 7 दूनी, यानी लंबाई आपकी 18 हो गई और चौड़ाई आपकी कितनी हो गई? 14। अब आपको क्या निकालना था? परिमाप। तो आप समझ सकते हैं कि 18 लंबाई है तो ये लंबाई भी 18 हो जाएगी, आप समझते ही हैं, और 14 चौड़ाई है तो ये चौड़ाई भी 14 हो जाएगी। अब इन्हीं को पूरा जोड़ लो, क्या निकल आता है? परिमाप। यही आपको करना था। कोई दिक्कत? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। क्रमशः 8:5 है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। लिखे? यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, यदि चौड़ाई लंबाई से 60, लिख लो बेटा पूरा क्वेश्चन,
यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, लिखे, तो प्लाट की परिमिति क्या होगी? तो प्लाट की परिमिति क्या होगी? तो प्लाट की परिमिति क्या होगी? फिर एक बार सवाल रिवीजन कर रहे हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति क्या होगी, अर्थात परिमाप क्या होगा? समझ रहे हैं? चलिए भाई देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखो रेशियो कितना है, 8:5, L रेशियो B, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, 8:5। अच्छा ये बात बताओ मेरे भाइयों कि जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो 8:5 है। अब किसी ने कहा कि भैया संख्याओं का योग 52 है, तो आप क्या कर लेते हैं? ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि इन्हीं दो संख्याओं का रेशियो 8:5 है और आपसे किसी ने कहा कि संख्याओं का योग 52 है, तो आप क्या करते हो? भाई अगर संख्याओं का योग, देखो बेटा कोरिलेशन करना सीखो सवाल में, समझ रहे हो? यदि संख्याओं का योग दे रखा है तो इसकी तुलना रेशियो के योग से करते हो। मेरी बात समझ रहे हो? अभी आपने इससे पहले क्या देखा था कि क्षेत्रफल था, तो आपने रेशियो को गुणा करके तब रेशियो निकाला था, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, और यहाँ ये योग है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप ये देख रहे हो 8:5, 13 रेशियो से इसकी तुलना करते हो, कितना आता है, 4। लेकिन यहाँ आपको वर्गमूल नहीं निकालना है, क्योंकि जब आप रेशियो का गुणा करके भाग देते हो वहां आपको वर्गमूल निकालना। समझ रहे हो? और अभी कोई कह दे कि भैया 13 चौका 52, 32 और 20, यही दो संख्याएं हैं आपकी। समझ रहे हो? अभी कोई कह दे कि संख्याओं में अंतर भैया जो है 12 का है, कितने का? तब संख्याओं का अंतर यदि कहेंगे तो रेशियो के अंतर से तुलना करोगे। किससे करोगे? रेशियो के अंतर से। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो रेशियो के कितने का अंतर है, 3 का, 3 से तुलना करोगे तो एक रेशियो बराबर क्या आएगा, 4। अब गुणा कर लोगे तो आपकी संख्याएं निकल आएंगी। एक पॉइंट और, अगर मान लो छोटी संख्या देता है, कौन सी संख्या देता है, तो छोटी के रेशियो से तुलना करोगे, 5 रेशियो से तुलना करोगे 20 की, अर्थात एक रेशियो बराबर 4, और फिर बड़ी संख्या 8 चौक 32। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर ये कहता है कि भैया बड़ी संख्या जो है 32 है तो छोटी संख्या क्या होगी, तब फिर बड़े रेशियो से बड़ी संख्या की तुलना करोगे तो 8 रेशियो बराबर 32, तो एक रेशियो बराबर 4। अब 4 से इसका गुणा कर लोगे तो 20 एक आ जाएगी, और 32 तो एक थी ही। मेरी बात समझ रहे हो? तो यदि अंतर कहेगा तो रेशियो के अंतर से तुलना करोगे, यदि योग कहेगा तो रेशियो के योग से तुलना करोगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब यहाँ देखते हैं, उसने कहा है कि भैया लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, 1 मिनट, उसने क्या कहा है आपसे, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, और चौड़ाई वैसे भी लंबाई से कम होती है, प्रैक्टिकली देख लो, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, अर्थात चौड़ाई और लंबाई का अंतर 60 मीटर है। मेरी बात समझ रहे हो? जब कम और ज्यादा बात होती है तो जान लो दोनों में अंतर। जैसे अभी आपसे कोई कह दे, जैसे आप 15 नंबर पाए हो, आप 20 नंबर पाए हो, और कोई कह दे कि भैया जो है आप इनसे 5 नंबर ज़्यादा पाए हो, अर्थात आप दोनों के नंबर में 5 का अंतर है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे प्रैक्टिकली तुमको अंडरस्टैंडिंग करके सारी चीज़ पढ़नी है। तो यहाँ देखते हो इन दोनों में अंतर कितना है, 60 का, यानी चौड़ाई लंबाई से 60 कम है। तो इस रेशियो से आप तुलना करेंगे, रेशियो के अंतर से। क्यों? यहाँ पर ये 60 लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, तो लंबाई और चौड़ाई के रेशियो के अंतर से आप इसको तुलना करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो 3 रेशियो बराबर 60, तो एक रेशियो बराबर 20। अब 20 से गुणा कर लो, 8 गुणे 20 अर्थात 160 लंबाई हो गई, और 5 गुणे 20 अर्थात 100 आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। मेरी बात समझ रहे हो भैया? उसने पूछा क्या था आपसे, परिमित कितनी होगी। सीधी सी बात है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के योग को दूना कर लो, 160 और 100,
इनको जोड़ लो 260, इसी को दूना कर लो, यानी 520 आपकी परिमित हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अब यहाँ आयोग आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, लेकिन पहले आप लोग ये उतार लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा अगर ले गए। हाँ क्या 3 और 1? हाँ ध्यान से 1 मिनट। ऐसा है बेटा कि जैसे मैंने अभी आपको समझा था, ध्यान से सुनना। जैसे 30 और 20 दो संख्या, देखो एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया है तो इसका भाई संख्या का समाधान करना है। तो आप देख सकते हो, देखो क्यों रेशियो को क्यों जो कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कब गुणा किया जाता है, कैसे रेशियो की तुलना की जाती है, ये चीज़ आप देखिए। जैसे बेटा दो संख्याएं हैं, देख रहे हो ना, इनका योग क्या हो सकता है, ये आप भी जान सकते हो। अंतर बेटा इनका क्या हो सकता है, 10। अंतर इनका क्या हो सकता है, मेरी बात समझ गए ना, यानी योग 50 हो सकता है, अंतर क्या हो सकता है, 10। अब यदि इनको रेशियो में व्यक्त करो तो ये 0 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तब जो आपका रेशियो आया वो क्या आया? तो अगर यहाँ पे आयोग तुमसे सवाल पूछता है कि भाई दो संख्याओं में 3:2 का रेशियो है, दो संख्याओं में 3:2 का रेशियो है, और यदि बड़ी संख्या छोटी से 10 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी से 10 अधिक है, तो बताओ कि संख्याएं क्या होंगी? तब बड़ी अगर छोटी से 10 अधिक है या छोटी संख्या बड़ी से 10 कम है, इसका सीधा मतलब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर अंतर दे रखा है तब इस रेशियो के अंतर से तुलना करोगे इस 10 की। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बेटा, आपके पेपर में रेशियो से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए आपको इनका संबंध सीखना होगा, किससे किसका क्या संबंध होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो देखो, एक रेशियो से तुलना करोगे तो एक रेशियो बराबर तो 10, तो कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। गुणा कर लोगे 10 3 30 और 10 दूना 20, संख्याएं आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? अगर उसने कहा भैया संख्याओं का योग 50 है, तो योग कहा बेटा, तो संख्याओं का रेशियो के योग से तुलना करोगे, किससे? तो 3 2 5 बराबर आपका 50, यानी एक रेशियो बराबर 10। कैसे? यदि 5 से भाई जब इसकी तुलना करोगे 50 की और भाग दोगे 5 से 50 को, तो 1 बराबर 10 आएगा, नहीं आएगा? तो एक रेशियो बराबर 10 आया, तो जब गुणा कर लिया तो 30 और 20 आपका आ गया। कोई दिक्कत? अब ये चीज़ समझ पाए? तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने क्यों इसको घटाया। इसलिए घटाया क्योंकि उसने लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा था। जहां अंतर दे रखा हो वहां रेशियो के अंतर से आपको उस अंतर की तुलना करनी है। जहां योग दे रखा हो वहां रेशियो के योग से उस योग की तुलना करनी है। गलत समझ रहे हो हमारी बात को? ध्यान से देखो, तो एक रेशियो बराबर क्या आया, 20। तो अब आप वही एक रेशियो उठा करके दोनों में गुणा कर लेंगे और आपकी भुजाएं निकल आएंगी। लंबाई 160 और चौड़ाई 100। यहाँ बेटा एक चीज़ और सीखते चलो, वो क्या? परिमाप इसने कहा, तो आप इतने समझदार हो, लंबाई और चौड़ाई को तुरंत जोड़ो और फिर, और एक चीज़ है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेशियो बराबर क्या आया है, ध्यान से सुनना, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 8 5, इसी को दूना कर लो, 26 को 20 से गुणा कर लो, बस आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। अरे भाई परिमाप क्या करते हो, लंबाई और चौड़ाई के योग को दूना कर लेते हो, वही परिमाप। समझ रहे हो? तो ये देखो 8 5 13 को दूना किया 26, अब एक रेशियो बराबर 20 आया है, 26 गुणे 20 बराबर। ऐसे भी कर सकते हो, एक पॉइंट है, या तो दोनों को निकाल के ऐड कर लो, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2-3 चीजें आपसे आयोग पूछ सकता है, ध्यान देना। अंतर तो इसने पूछ लिया था। अगर ये कहता कि लंबाई और चौड़ाई का परिमाप, लंबाई और चौड़ाई का परिमाप 520 है, गौर फरमाओ, क्या कहता, सॉरी ये नहीं कहता, परिमाप दे देता 520 है, क्या कहता, परिमाप 520 है, तब आप क्या करते इसमें, और रेशियो यही दे देता, तब इसका आशय था कि आप तुरंत इनको आधा करते, इनको आधा करते तो आपको लंबाई और चौड़ाई का योग मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। अब लंबाई और चौड़ाई का योग मिलता तो लंबाई और चौड़ाई के रेशियो के योग से उस योग की तुलना करते और एक रेशियो का मान निकल आता
और आप गुणा कर देते तो आपकी भुजाएं आपके समक्ष होती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ एक चीज़ और बेटा, जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर है भुजा छोटी वाली, और आयोग में आपको ये क्वेश्चन दिया गया पेपर में कि भैया एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 8:5 है, और यदि छोटी भुजा आपकी 100 है तो फिर इनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो छोटी भुजा 100 है तो छोटे रेशियो से इसकी तुलना करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेशियो पे, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे मेंसुरेशन हो। ये रेशियो भरा पड़ा है हर चीज़ में। रेशियो का संबंध आपको सीखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? इसको सीखना है। ये बहुत टफ नहीं होता है, डरिए मत इससे, ये बहुत ईजी वे में होता है। रेशियो सीख गए बेटा तो तुमको वर्क एंड टाइम बिल्कुल हलवा लगेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई ताकत नहीं है उसमें, यदि रेशियो का संबंध आपको ठीक से आता है। समझ रहे हो ना? तो देख सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, जो इस सवाल में मेरी आदत है मैं थोड़ा लंबा चला जाता हूँ। जैसे इस सवाल में क्या है, आपसे जो पूछा गया था वो चीज़ आप समझ गए ना? उसने क्या कहा था? परिमाप बताना। कोई दिक्कत? तो अब आपको धीरे धीरे रेशियो का संबंध पता चल रहा है कि रेशियो का संबंध कैसे होता है। ऐसे ही आपको रेशियो का कोरिलेशन करना है। समझ रहे हो? चलो अगला सवाल देखो, उतार लो बेटा, जल्दी करो। हाँ नहीं, सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है ना, सेंटीमीटर में। मीटर में है तो मीटर कर दो उसको, अगर मीटर है तो मीटर कर दो। हाँ हाँ ठीक है, तो आप मीटर में करो बेटा, मीटर में, क्योंकि जो मात्रक होगा वही होगा। जल्दी करो फटाफट। अगला क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है, 5:16 है, समझ गए आप लोग? 5:16 है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, आयत की लंबाई और परिमाप, ध्यान से देखो बेटा, लंबाई रेशियो परिमाप, ये चीज़ दे रखा है उसने, लंबाई और परिमाप का रेशियो दे रखा है। गौर फरमाना इधर, मान लो एक आयत है, हमेशा प्रैक्टिकली पढ़ो बेटा, जिंदगी में भूलोगे नहीं। अब देखो, लंबाई को 5 रेशियो बताया, परिमाप को 16। ये बताओ बेटा, अभी मैंने बताया था कि यदि हम परिमाप को आधा कर लें तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकलता है, निकलता है नहीं निकलता है? तो यदि आपने आधा किया तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकला, और फिर इसमें ये लंबाई और चौड़ाई का योग है, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी, और जब लंबाई आपकी 5 दे रखी है तो क्लियर हो गया कि 3 आपकी चौड़ाई है। मेरी बात समझ पाए? तो जो रेशियो है आपका लंबाई और चौड़ाई का, क्या हो जाएगा? 5:3। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? आयोग ने इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया था ये देख लो। 5:3 है, अब उसने क्या किया, लंबाई इधर लिख दिया और कहा परिमाप बनाओ, तो 5×3 8 का दूना 16। समझ गए? इस तरीके से उसने इसी पे सवाल बना के दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से देखो बेटा, फिर से, जैसे आपका लंबाई 5 है, परिमाप कितना है? 16। हम जैसे परिमाप को आधा करते हैं तो हमारे सामने लंबाई और चौड़ाई का योग निकल के आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये 8 क्या है? लंबाई और चौड़ाई का योग, जिसमें लंबाई पहले ही 5 दे रखी है। इसका आशय है कि 3 हमारी चौड़ाई हो गई। बात समझ गए ना? इतनी तो साधारण सी बात है। तो 5 हमारी लंबाई और 3 चौड़ाई, इसी का रेशियो इसने पूछना था। तो बस
5 और 3 का रेशियो दे दो लंबाई और चौड़ाई का। पहले लंबाई, अगर चौड़ाई पहले कहता है तो पहले चौड़ाई लिखो, लेकिन उसने पहले लंबाई कहा है तो लंबाई और चौड़ाई कहाँ, यही रेशियो होगा, ये 5 रेशियो। क्या? हाँ, फिर देखो बेटा, जैसे फिर ध्यान से सुनो। मान लो ये भुजा थी, 5 3 8 5 13 और 3 16, तो पूरा परिमाप उसने क्या कहा, 16। ध्यान से सुनो, उसने लंबाई और परिमाप का रेशियो कहा है 5 रेशियो 16, जिसमें लंबाई 5 है और परिमाप 16 है। मैंने क्या कहा है, जैसे परिमाप को आधा करोगे लंबाई और चौड़ाई का योग निकलेगा, निकलेगा ना। अच्छा, लंबाई चौड़ाई का योग निकला तो ये 8 हुआ, और जिसमें लंबाई का रेशियो 5 दे रखा है और ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, मतलब योग। तो अब जैसे इसको इसमें घटाओगे तो चौड़ाई निकल आएगी, नहीं निकल आएगी? आप समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस प्रकार से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? चलो भाई एक क्वेश्चन और दो। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, 40 मीटर तथा 30 मीटर है। लिखे, भूखंड का क्षेत्रफल तथा, भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की माप क्या होगी? भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की माप क्या होगी? यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समझ गए? जैसे ध्यान से देखो बेटा, ये एक आयत है, इस आयत में लंबाई 5 है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 30 है। ये तो इसने कहा है क्षेत्रफल बताओ, 40 है। चलिए 40 और चलिए, इसने कहा भैया क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे, तो 40 और 30 को गुणा करो अर्थात 1200 वर्ग मीटर। कितना? समझ गए हमारी बात को? 1200 वर्ग मीटर। अब ये कह रहा है, ये तो आपका उत्तर मिल गया क्षेत्रफल, बोलो क्षेत्रफल का उत्तर मिल गया। इसने कहा विकर्ण की लंबाई बताओ। क्या कहा? एक चीज बताओ बेटा, पाइथागोरस प्रमेय को सुना है? पढ़ा है? वही चीज यहां करना है। जैसे ये बताओ, जब कोई कोण 90 डिग्री का होता है, गौर फरमाओ, यहां एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि यदि किसी आयत में विकर्ण डाला जाता है तो उसमें 2 प्रकार के 2 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज? तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा समकोण त्रिभुज? 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, और एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। याद रखना, क्योंकि समकोण त्रिभुज कभी एक समान भुजा का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एक कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यदि कोण नहीं बराबर हो सकते तो भुजा कहां से बराबर हो जाए? समझ रहे हो? यही कारण है कि समकोण त्रिभुज 2 प्रकार का होता है, एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज और एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें जो आपका बन रहा है त्रिभुज, ये विषम बाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या? आपको विकर्ण निकालना है बेटा। क्या निकालना है? विकर्ण। ध्यान से देखो, तो वही पाइथागोरस के हिसाब से वो क्या लिखते थे? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये चीज लिखते थे। ऐसे यहां तुम लिखोगे विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, देख लो 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, तो 4 चौक 1600 और 3 तिरिक का
देख लो बेटा, तुम्हारा 2500 हुआ। हम आपको तरीका बताते हैं कैसे आपको करना है। केवल इसी का वर्गमूल ले लो, 25 का 5 और 2 जीरो है, 1 जीरो लगा दो, यानी आपका जो विकर्ण आया वो कितना आया, कितना आया 50। याद रखो विकर्ण आपका कितना आया 50। तो यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था, बोलो। हाँ विषम भाव देखो बेटा, जैसे अब देख लो, ये देखो, ये एक त्रिभुज बनाना, ये भुजा कौन सी है, विकर्ण है, कितने सेंटीमीटर की है 50, ये कितने सेंटीमीटर की है 40, ये कितने की है 30। तो जब तीनों भुजाएं बेटा अलग अलग होती हैं तो उसको विषम भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम भाव। और जब 2 भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज में एक जैसी होती हैं तो उसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना हुआ है इस टाइप का, ठीक, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, बस देखो, पाइथागोरस का आप प्रमेय लगाएंगे, उसमें क्या होता है बेटा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसमें फिर आपका लंबाई क्या है 40, 40 का स्क्वायर किए प्लस 30 का स्क्वायर किए, तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, कुल मिला करके आपका 2500 आया। अब बेटा चूंकि स्क्वायर है ना, इसको विकर्ण में देना है तो इसका आपको रूट लेना पड़ेगा। तो 2500 का जब वर्गमूल लिया तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल 5 का वर्गमूल लो, 25 का लो 5 और 2 जीरो में से 1 जीरो ले लो, अर्थात 50 आपका वर्गमूल। कोई दिक्कत, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, देखना पेपर उठा के लास्ट ईयर का, समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन और रेशियो से संबंधित आप में पूछे जाएंगे एसएससी जीडी में। तो रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। देखो बेटा रेशियो सीख लोगे तो और सारी आकृतियों में बहुत काम करेगा, समझ रहे हो, इसलिए रेशियो बहुत जरूरी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर लिखे, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिए। आप एक आयत बनाते हैं, गौर से देखो बेटा, इसका विकर्ण इसने कहा है 17 और लंबाई कितनी कहा है 15, यही चीज तो कहा है ना, यही चीज कहा है। तो आपको चौड़ाई देखो बेटा, क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल चाहिए। जहां सिर्फ आपको लंबाई पता है, जब तक चौड़ाई पता नहीं चलेगी आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई निकलेगी कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। देखो कर्ण का स्क्वायर, ये क्या है, इसको एक तरीके से त्रिभुज मान लो या इसको सीधा विकर्ण कर दो। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो 17 17 200 और 15 15 225 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हो। अब जब इसको घटाओगे तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225, तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कितना 64, तो चौड़ाई बराबर 8, मेरी बात समझ गए। तो ये कितना हो गया, याद रखना बेटा, इन्हीं का गुणनफल आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा। और एक चीज और याद रखो, यदि आपको ट्रिपलेट पता है, यदि आपको ट्रिपलेट पता है कि 17 विकर्ण किसका होता है, आखिर कौन कौन से जोड़े में 17 सम्मिलित होता है, तो 12 और 5 के वर्ग के योग में 17 का वर्ग सम्मिलित होता है। अगर ये सब आपको पता है तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखोगे 15 और 8 के, 15 और 8 के अगर ये पता है तो जैसे देखते तुरंत कह देते भैया ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 8 के वर्ग का योग ही
जो आएगा अगर उसका वर्गमूल लोगे तभी तो 17 आएगा। 15 और 8 का वर्ग 289 आएगा और 289 का वर्गमूल लोगे तो 17 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद करके रखने हैं, समझ रहे हो बेटा? हाँ, जैसे 3 4 5 या आपका 5 और 12 और 13 है ना, इस टाइप के कई होते हैं, उनको आपको याद करके रखना है। जैसे 15 8 और 17 ये ट्रिपलेट है ना। और कभी भी एक चीज और याद रख लो बेटा, अगर आपसे कोई कहता है भैया 3 भुजाएं दे दी उसने कहा है बताओ भैया 4 5 और 6, उसने 3 भुजाएं दे दी, कहा बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज है? किसी त्रिभुज की अगर ये भुजाएं तो समकोण त्रिभुज, तो कैसे पता लगाओगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो 36 और उसके बाद इनको 16 और 55, यदि इनका योग इसके बराबर है तब तो ये समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं। यदि इनका योग इसके बराबर है तब तो ये समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो ये सब चीज कहीं जब देखो ऐसी बात तो चेक कर लिया करो, तुरंत सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो कहीं कहीं क्या होता है ना कि किसी, जैसे मान लो मेंसुरेशन पढ़ रहे होते हो तो इसका कोरिलेशन कर देता है स्पीड एंड टाइम में। चलो ऐसे ही एक सवाल देख लो, जल्दी करो फटाफट। वर्ग मीटर होगा बेटा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो बेटा, छोटी चीज है ये, बहुत छोटी चीज है, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, हम लोग भी भूल जाते हैं कहीं कहीं ये सारी चीजें, मात्रक वगैरह। चलिए भाई, कोई दिक्कत? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। देखो यहां कोरिलेशन हुआ है मेंसुरेशन से स्पीड एंड टाइम का, समझ रहे हो? ध्यान से देखो, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर लिखे, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर छह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए छह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए लिखे भैया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए उस मैदान का एक चक्कर 8 मिनट में लगा लेता है। एक चक्कर 8 मिनट में लगा लेता है। लिखे भैया, 8 मिनट में लगा लेता है। यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखे? चलिए भाई देखते हैं सवाल। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग, याद रखना। जैसे एक आयत है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें सूत्र नहीं लगाना, मैं आपको एकदम देसी तरीका बता रहा हूं।
एक आदमी इस मैदान का एक चक्कर 8 मिनट में लगाता है। कितने मिनट में? 8 मिनट। तो हमको ये निकालना है, अगर हम ये पता कर लें कि वो इस 8 मिनट में कितनी दूरी तय किया, तो हमको इस मैदान का परिमाप पता चल जाता है। क्या पता चलता है? तो आपको सूत्र नहीं लगाना है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने कहा, अर्थात 60 मिनट में कितना? 6 किलोमीटर। तो अब इसको आसान कर लो। कैसे? इसको 1000 में बदल दो बेटा। 6000 मीटर। एक जीरो आपने काट दिया। 6 मिनट में 600 मीटर है ना? तो 6 एक कम और 1 मिनट में 100 मीटर। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो 1 मिनट में यदि वो 100 मीटर गया तो जाहिर सी बात है उसने 8 मिनट का समय लिया इस पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में। अर्थात उसने जो है टोटल दूरी 800 मीटर तय की, और बेटा यही 800 मीटर इस पूरे आयत का परिमाप बन गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? और इसका जो रेशियो है वो 5:3 है। L रेशियो B, गौर से देखना, L रेशियो B कितना है? 5:3। तो मैंने आपसे अभी बताया था बेटा कि यदि हम परिमाप को आधा कर लें, यदि हम परिमाप को आधा कर लें तो हमें योग पता चल जाता है लंबाई और चौड़ाई का, और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:3 है। यानी हम 8 रेशियो से 400 की तुलना करेंगे तो 1 रेशियो बराबर 50 आएगा भैया। क्या आएगा? 50। तो देख लो, 5 गुणे 50 अर्थात 250 मीटर एक, 3 गुणे 50 अर्थात 150 मीटर एक। उसने बेटा क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही आपका क्षेत्रफल होता है। कैसे ज्ञात करोगे? 25 2 250 और 25 पंचे 125 यानी 375। 375 किया और ये 2 जीरो बढ़ा लिया तो ये वर्ग मीटर हो गया। क्या हो गया भैया? हाँ, 37,500 वर्ग मीटर। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस हिसाब से आपको फिर से देख लो बेटा। जैसे याद रखो आज, चलो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा बातें देखो बेटा। कंपटीशन वो निकालता है जो ऑलराउंड सोचता है। ये कुएं के मेढक कंपटीशन नहीं निकालते। मेरी बात समझ रहे हो ना? जिसका माइंड चारों तरफ चलता है। जैसे अभी तुमसे कोई कह दे कि भैया तुम 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हो, तुरंत तुलना कर दो 60 मिनट में 10,000 मीटर। तुरंत तुलना करो, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। पता लगा 0 0 दोनों का उड़ा दो तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाओगे। कितना छोटा हो गया। ऐसे कोई भी मापदंड होता है, उसको सरल बनाने की कोशिश करो। हमेशा कॉपी कलम के गुलाम मत बनो कि उसको लो तभी सॉल्व करो। ये चीजें अच्छी नहीं होती कंपटीशन के क्षेत्र में, समझ रहे हो? तो आपको शार्प माइंडेड बनना है कुल मिलाकर के, अगर कंपटीशन निकालना है। छोटी छोटी चीजें, जैसे उसने कहा भैया 3 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाता है तो 2 मिनट में कितना जाएगा? ठीक है, तो 3 किलोमीटर का आशय बेटा 3000 मीटर, और 1 घंटे का आशय मेरे भैया 60 मीटर, 60 से मिनट। अब एक जीरो काट दिया तो 6 मिनट में 300 मीटर, 6 मिनट में, और फिर 1 मिनट में 50 मीटर। 1 मिनट में कितना? तो 2 मिनट में। कितना आसान है ना? इस टाइप का आपको क्वेश्चन होगा। किसी ने कहा बेटा कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हो तो 12 मिनट में कितना जाओगे? बहुत सिंपल है, 4000 मीटर 60 मिनट में, दोनों जीरो काट दो तो 6 मिनट में 400 मीटर, तो फिर 12 मिनट में 800 मीटर। मेरी बात समझ रहे हो? खैर ये अभी समझना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। ये क्या है ना कि मैंने ऐसे ही एग्जाम्पली बता दिया, वैसे आपको ऐसे करना है अगर कहीं आ जाता है। 3 घंटा निकालने से अच्छा है तुरंत ऐसे ही। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से देखो बेटा। इसका शर्त था कि एक खिलाड़ी या एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आयताकार मैदान का एक चक्कर 8 मिनट में लगा लेता है। समझ गए? और उस मैदान के जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो 5:3 है। तो आपने ये देखना है, उसने क्षेत्रफल पूछा है तो तय है कि लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी गुणा करोगे तब क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ ना लंबाई दे रखी है ना चौड़ाई दे रखी है। अब आपको क्या करना है? अब आप देखिए कि वह व्यक्ति भाई पक्का है चारों तरफ चला होगा,
चारों तरफ चलने का आशय परिमाप के बराबर दूरी तय की हुई होगी उसने। तो 6 किलोमीटर अगर 1 घंटे में, 6 किलोमीटर 1 घंटे में अर्थात 6000 मीटर 60 मिनट में, तो 1 0 काटो तो 600 मीटर 6 मिनट में, तो 1 मिनट में 100 मीटर। छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में तो वो 8 मिनट में एक चक्कर लगाया है, यानी 800 मीटर इस पूरे आयत का परिमाप है। कितने लोग समझ रहे हो? और यदि हम परिमाप को आधा कर लें 400 मीटर, तो ये क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का योग होगा। क्या होगा? और मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:। मैंने अभी संख्याओं को कहा था, याद करिए कि किन्हों दो संख्याओं का योग ये 400 हो और उनका रेशियो 5:3 है, तो संख्याएं बताइए। तो योग दे रखा है तो अनुपात के योग से उनकी तुलना करो। कहा था ना, वही चीज यहाँ है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई का योग दे रखा है, तो उस योग को संतुलित करने के लिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई के रेशियो के योग से उस योग की तुलना करोगे, तब तुमको एक रेशियो का मान पता चलेगा और उस एक रेशियो से गुणा कर दोगे तो तुम्हारी भुजाएं निकल आएंगी, एक 250 मीटर और एक 150 मीटर। अब इन्हीं को गुणा कर दोगे तो 37,500 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, एक रास्ते से संबंधित वैसे पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन देख लो एक सवाल। आयोग का कोई बुद्धिमान थोड़े जानता है क्या पूछेगा। एक सवाल देख लो, सूत्र बिल्कुल नहीं लगाना है, मैं बताऊंगा वैसे ही आपको सवाल लगा। लिखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। लिखे, इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? गिट्टी नहीं बिछाते बेटा, उसी की बात हो रही है। ध्यान से सुनो कैसे लगेगा सवाल। बहुत आसान है मेरे भाई, बिल्कुल सूत्र यूज नहीं करना, ठीक है। देखो, एक आयत है मेरे भाई, देख लो इधर, एक आयत है, ये आराम से देखना, अभी चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता। एक आयत है, इस आयत के अंदर इसकी जो लंबाई है मेरे भाई ये 90 है और चौड़ाई कितनी है? 60 है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ये देखो, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ऐसे चारों तरफ ऐसे अंदर ही इसके बना है। समझ रहे हो? यानी हर जगह रास्ते की चौड़ाई क्या है? 5 मीटर। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों तरफ ये सेट कर लो, लंबाई बराबर कर लिए ना, यानी लंबाई दोनों तरफ की बराबर है। इधर भी बेटा ऐसे, तो ये आयत बन गया नहीं बन गया? दोनों गौर से देखना, दोनों आयत बना नहीं बना? बना। तो यदि इसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई मैंने क्या कहा था रास्ते की? 5 मीटर कहा था, नहीं कहा था? तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल 90 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। तो ये रास्ता आयताकार बना कि नहीं बना? बताओ, बना कि नहीं बना? तो 450 ये और 450 इधर। भाई जिधर जितना वो रास्ता होगा उतना ये। 60 में तो उड़ा क्या? नहीं बेटा, तो बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ।
एक ये 2 हो गया, कोई दिक्कत, पूरा पहले सुनो तो। अब फिर इधर देखो, देखो ये चौड़ाई पूरी कितनी है, लेकिन बेटा देख रहे हो कि अब ये यहाँ तक 5 मीटर कम हो गई है और यहाँ भी ये 5 मीटर कम हो गई, यानी 60 में 10 कम हो गई है। कितनी? हाँ, अब ये 50 है, 50 लंबाई है तो चौड़ाई तो रास्ते की 5 हो ही गई, अर्थात ये 250 मीटर। कितना? तो 250 ये और 250 इधर वाला। तो देख लो बेटा, 450, 450, 900 और 250, 500, यानी 1400 वर्ग मीटर तुम्हारे पूरे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। किसी सूत्र की जरूरत है इसमें? थोड़ा सा बुद्धि लगा दो बस। 1400 वर्ग मीटर पूरा भी रास्ता है और 1 वर्ग मीटर का खर्चा। क्यों हंस रहे हो भाई? क्या क्यों हंस रहे हो बेटा? पढ़ाई करो ना, अभी 15 नवंबर से एग्जाम, हंसने में टाइम व्यतीत कर रहे हो बिना मतलब। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपया। कितना? कितना हो गया? 14,000 रुपया भैया पूरा खर्चा। कितना आया? चलो भाई, 17,000 नहीं समझ पाए? 15 रुपया है। 1 मिनट, सॉरी, 15 कर दो, कोई बात नहीं। 15 चौका 60, 15 करने 15, 5, 20, 21,000। बस 15 कर दो, उसमें कौन सी बड़ी क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपका कम आ रहा है, पता नहीं। ये देखो, ये आ रहा है, मेरा तो 21,000 आ रहा है। आपको जानते हो कैसे लगाना चाहिए? बड़े का क्षेत्रफल 5400, 9 छक 5400, और नीचे वाले का देखो, ये भी 5, लंबाई भी कम हुई 10 और चौड़ाई भी 10 कम हुई, तो ये 80 हो गई और ये 50 हो गई। 8 पंचे 4000 हो गया। तो 5400 से 4000 घटाओ, 1400 तो आएगा। कैसे लगा रहे हैं? तो 1400 आया, एक पर खर्च 15 रुपया मीटर वर्ग मीटर, 1400 गुणे 15 अर्थात 21,000 रुपये। समझ रहे हो? अब देखो ये, इसको फिर से देखो, लंबाई के समानांतर पहले निकाल दो पूरा, इसको बढ़ा लो, लंबाई हो गई। अब आपको देखो 90 मीटर, भाई लंबाई में तो परिवर्तन नहीं हुआ, जितना है उतना है, तो 90 गुणे 5, चूंकि चौड़ाई इसकी क्या है 5 और लंबाई 90 है, 90 गुणे 5 अर्थात 450 मीटर। तो इतना इधर भी आएगा, 900 हो गया। कितना? 900। मैं ये बता रहा हूं कि कोई सूत्र उत्तर लगाने की जरूरत नहीं, मैं तब की बात, कुछ नहीं जानते हो तब भी सवाल लगा दो। अब यहाँ देखो भाई, अब ये आप खुद समझदार हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 मीटर, और हमको ये जो निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, ये यहीं तक लंबाई लेना है। तो 5 इधर कम हो गई और 5 इधर कम हो गई चौड़ाई, तो 10 कम हो गई चौड़ाई 50 में, 60 में से, यानी 50 बचा। और चौड़ाई इस रास्ते की 5 ही है। 50 पंचे 250 इधर, तो 250 इधर, 500, तो 9 5 1400, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 रुपया, तो 1400 वर्ग मीटर का खर्चा 21,000। कोई दिक्कत? फिर चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां आपसे आयोग एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है, वो ये है कि कहीं कहीं वृत्त और आयत को कोरिलेट करके क्वेश्चन देता। चलो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं। एक आयताकार मैदान में, एक आयताकार मैदान में एक आयताकार मैदान में जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है, क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है। लिखे? इसके अंदर बड़े से बड़ा एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर बड़े से बड़ा एक वृत्त बना हुआ है।
उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप मुद्दे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। हाँ, वही लॉन्ग रेस वाली 1 किलोमीटर तक बॉडी हीट करते हो आप लोग, तो रेसर आदमी हो, और फिर उसके बाद स्टेमिना बनती है, फिर दौड़ना शुरू होता है। अभी वही चीज़, अभी धीरे धीरे सीख रहे हो ना आप, धीरे धीरे आप आओगे वृत्त में, त्रिभुज में, फिर उनका कोरिलेशन एक दूसरे से होगा, फिर वर्ग में, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, एक आयताकार मैदान है ये इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर और चौड़ाई। अच्छा एक चीज ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या 14 कर दो बेटा, इसको 14 करो, चौड़ाई को 14 करो, नहीं टफ हो जाएगा, ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। ध्यान से सुनो, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर, ठीक। अब आप देखते हैं कि यदि आप इसको भाई वृत्त बनाएंगे तो ये वृत्त लंबाई को स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर लंबाई को स्पर्श करवा दिए तो ये अंडाकार वृत्त बन जाएगा, है ना। वृत्त रहेगा ही नहीं, अंडाकार, गोल तो बनेगा लेकिन अंडाकार, समझ रहे हैं। यानी आपने ये देखा कि भाई अच्छा एक चीज वृत्त में बेटा, इसके कुछ नियम सुन लो, इसके कुछ नियम सुन लो। कोई भी वृत्त होता है, जैसे मान लो ये वृत्त है, इसके कुछ नियम सुन लो वृत्त के। तो इसमें केंद्र होता है, आप समझते हैं, केंद्र से वृत्त की परिधि का कोई भी बिंदु यदि केंद्र से मिला दो तो त्रिज्या होती है, ये आप सभी लोग समझते हैं। इसके कुछ बिंदु और होते हैं, जैसे मान लो ये वृत्त है और वृत्त पे किसी बिंदु से चलना शुरू किए और मान लो यहाँ तक आए, तो वृत्त किसी भी वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं। और यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जो जीवा, ये भी एक प्रमेय आता था हाई स्कूल वगैरह में, जो जीवा वृत्त के केंद्र से जितने दूरी पर होती जाती थी उसकी लंबाई उतने छोटी होती जाती थी, और जो जीवा वृत्त के जितने समीप होती जाती थी उस जीवा की लंबाई उतने बढ़ती जाती थी। यही रीजन था कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती थी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती थी, और उसी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। चाप का काम क्या होता है? क्या चाप का काम ये होता है बेटा कि कोई भी वृत्ताकार मैदान हो, प्रैक्टिकली ले लो, तो मान लो आप जो है, चाप क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है किसी भी परिधि के, और चाप का आशय है कि मान लो अगर उसको केंद्र से अंतरित करवा दो तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो ये पता चला कि आपने उस परिधि पर कितनी दूरी तय की, और अगर एरिया आप निकालना चाहते हो तो फिर अगर यहाँ कोण केंद्रित करवा देते हो इस तरीके से ये, तो आपको पता चल जाए कि कितना क्षेत्र एरिया आपने कवर किया। कोई दिक्कत? तो ये होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है चाप, समझ रहे हैं। किसी भी वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, चाप, और यदि उन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाता है सीधे तो वो होती है जीवा। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो आप देखते हैं कि किसी भी वृत्त में जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वो वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। और वृत्त का व्यास जो है दुगनी त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है व्यास, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या, तो दूनी त्रिज्या के बराबर क्या होता है, व्यास होता है। इसको हम त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक चीज और देख लो बेटा, कोई भी वृत्त बना हुआ है, ध्यान से, कुछ बच्चे हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें, तो आपको ये जो रेखा है ना, पूरी रेखा इसे बनी हुई है, ये इस पूरे रेखा की लंबाई परिधि बोलती है। क्या बोलती है? इसको 2 पाई r से व्यक्त करते हैं। किससे? और इस रेखा के अंतर्गत जो पूरा एरिया है इसको पाई r स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ गए हमारी बात को? अभी इसी की चर्चा आपके सवाल में। हाँ, अर्धवृत्त का आशय है इसी का आधा रूप ये अर्ध। और कोई दिक्कत? चलो अभी एकदम ऑपरेशन होगा, इसका भी चिंता मत करिए। चलिए फिर एक एक बिंदु का ऑपरेशन होगा, ध्यान से सुनिए। अच्छा, आप यहाँ एक समझने वाली बात है, रटिए मत किसी चीज को, कि देखिए
समानांतर का आशय देखा है कि रेलवे की पटरी को देखा है, समानांतर होती है। कहीं भी चले जाओ उन दोनों पटरियों के बीच बिल्कुल बराबर दूरी होती है। ऐसे कुछ व्यवस्था आयत में होती है, समझ रहे हो? आयत में होती है तो आयत में लंबाई दोनों तरफ देखोगे जब आप, तब कहीं भी मापोगे तो उनकी जो है, जो उनके बीच की जो दूरी है वो सेम होगी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर एक इस प्रकार से ऐसे मान लो एक व्यास जीवा जा रही है एकदम केंद्र से होकर के, तो देखो वो उस आयत की चौड़ाई है कि नहीं है। याद रखना, अब यहाँ एक चीज़ और निकल के सामने आता है कि किसी भी आयत के अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का व्यास उस आयत का चौड़ाई के बराबर होता है। उस आयत की चौड़ाई के बराबर वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। मेरी बात समझ पाए? तो अब ये देख सकते हैं कि इस वृत्त का व्यास कितना है? 14 मीटर। कितना? मेरी बात समझ रहे हो? इसके मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई? 7 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसने पूछा है कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। जो ये वृत्ताकार मैदान है, इस पूरे वृत्त का क्या बताओ? क्षेत्रफल बताओ। तो अब देख लो, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मतलब। किससे निकालते हो? पाई आर स्क्वायर। और ये पाई और गुणे आर स्क्वायर इसका मतलब होता है। पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब ये 7 का स्क्वायर। इसी को ऐसे कर लो, 22 × 7 और इसको काट दोगे, 22 × 7 = 154। तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 154 वर्ग मीटर। कितना? अब इसका एक अनुपात सीख लो, ध्यान से सुनो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि 44, यदि त्रिज्या 14 तो परिधि 88, यदि त्रिज्या 21 तो परिधि 132, यदि त्रिज्या 28 तो परिधि 4 चौक 16 और 4 चौक 16 176। याद रखना, परिधि के रेशियो में देखो, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो 7 पे 44 सेंटीमीटर परिधि आती है। मीटर है तो मीटर हो जाएगी परिधि, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत? 14 सेंटीमीटर जैसे त्रिज्या लिया, निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको वृत्त में कोई चीज निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको तरीका बता रहे हैं। 7 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो परिधि 44। जैसे त्रिज्या को दूना किया 14 तो परिधि भी दूनी, 44 दूना 88। जैसे त्रिज्या को 3 गुना किया 7 × 21 तो परिधि भी 44 × 100। जितना ही गुना आप इसको त्रिज्या को बढ़ाओगे परिधि उतने ही गुनी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक बात और, जैसे 7 सेंटीमीटर है और इसको डेढ़ा कर लो 10.5। कितना किए? यानी 7 का 1.5 गुना। तो 7 पे 44 है तो 44 का 1.5 गुना परिधि, यानी 66। मान लो इस त्रिज्या को आधा करते हो 3.5 तो ये 22 हो जाए। इस त्रिज्या को चौथाई करते हो 1.75 तो ये 11 हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? ये इसका रेशियो होता है। क्या होता है? अच्छा, क्षेत्रफल में इसकी व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल 154। दूना किए तो ये 4 गुना, 154 चौका 616। तिगुना किए तो देख लो 7 × 21 पे इसका 9 गुना। 3 गुने त्रिज्या पर क्षेत्रफल 9 गुना, 4 गुने त्रिज्या पर क्षेत्रफल 16 गुना, 5 गुने त्रिज्या पर क्षेत्रफल 25 गुना, 6 गुने त्रिज्या पर क्षेत्रफल 36 गुना। जैसे यदि तुम्हारी त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154, यदि तुम्हारी त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल 616, 4 गुना हो जाएगा। यदि तुम्हारी त्रिज्या 7 × 21 हुई तो क्षेत्रफल इसका 9 गुना हो जाएगा 154 का। 15 9 135, 1350 और 4 9 36 अर्थात 1386। और यदि इसको 4 गुना कर लिया तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर, तब ये 16 गुना हो जाएगा। समझ गए? जितना ही गुना उसका वर्ग करके क्षेत्रफल बढ़ेगा। खैर, परिधि के बारे में जान लो, कभी भी परिधि होती है तो यही लॉजिक लगाओगे, सवाल तुरंत लग जाएगा।
उसको निकालने की आवश्यकता नहीं। समझ गए हमारी बात को? तो चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 154 वर्ग मीटर। चलिए भाई लगा लीजिए इसको। सर पाई का मान एक और होता है 3.14। हाँ नहीं, वो नहीं, जैसे वो जब आप लगाओगे तो मतलब वो एक अनिश्चित संख्या है, मतलब पता नहीं है, उसको काटते चले जाओगे लास्ट तक, उतने अंक रिवीजन होता रहता है। हाँ तो क्यों लगाओगे जब इससे आपका मान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब जहाँ मान रखने की बात हो वहाँ लगाना, नहीं गलत हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ लगा दो। फिर से ध्यान से देखो बेटा, आपका ये क्या था? आयत था, इसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। कह रहा है इसके अंदर एक बड़ा सा वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सबसे पहले जब तक वृत्त की त्रिज्या नहीं पाओगे तब तक वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे कहाँ से? तो आपने देखा कि आपने एक वृत्त बनाया तो उसकी जो वृत्त का जो व्यास है वो इसकी चौड़ाई के बराबर है, यानी जाहिर सी बात है अगर हम चौड़ाई को आधा कर लेंगे तो इसकी वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। अब r बराबर 7 है तो पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। फिर उसी पे मान रख दिया, पाई का मान 22/7 और गुणे r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 22/7 गुणे 7 गुणे 7। आपने इसको काटा तो आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम लोग वर्ग पे चलते हैं। किस पे? वर्ग पे। एक चैलेंज और, आयत में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ना पूछेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। आयत में बस इसी टाइप के भाई अंक तो मैथमेटिक्स से अंक तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। अब हम लोग वर्ग पे डिस्कस करते हैं। किस पे? वर्ग पे। मिटा रहे हैं इसको। भैया पूरी शिद्दत से लग जाओ, 15 नवंबर से तुम्हारा पेपर है, मस्खरी में समय मत गंवाओ, ठीक है। नहीं पता लगेगा पेपर आएगा तो वहाँ तुमको नींद आएगी, पढ़े नहीं रहोगे। अब बड़ी हंस पढ़े रहोगे तो हंस। सुनो, अगर पेपर के दिन रोना ना हो निकल करके तो अभी मेहनत कर डालो, 1-1.5 महीने का समय है। और यदि आंसू पहुँचते हुए निकलना है तो कोई बात नहीं, घूमिए। समझ रहे हैं? हाँ चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला हम पढ़ते हैं वर्ग। क्या? वर्ग। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछता है 100% वर्ग से। आयत हो सकता है छोड़ भी दे, वर्ग नहीं छोड़ता। एक क्वेश्चन पूछता है, हर पेपर उठा के देख लो आप लास्ट ईयर। समझ रहे हो? ये एक वर्ग है। वर्ग का आशय होता है इसकी चारों भुजाएं एकदम सेम लंबाई की होती है। और है भैया बात शांत, कैमरा लगा हुआ है, मैं सभ्यता सीखिए, थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? मनुष्य हो ना, आराम से बैठो। देखिए ये वर्ग है, कि ना लगा हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए ये वर्ग है ना, आप देख सकते हैं कि इसकी 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है ना, ये देखो। और इसमें जो विकर्ण होते हैं एकदम सेम लंबाई के होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको वर्ग में हमें बतानी है, ठीक है। जैसे मान लो एक वर्ग है और उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। कितनी? तो याद रखना इसकी चारों भुजाएं सेम होती है। 8 ये भी हो जाएगी, 8 ये भी हो जाएगी और 8 ये भी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यदि किसी ने कहा कि इसका परिमाप, तो वो तो अलग चीज़ है, 4 गुणे भुजा वो अलग की चीज़ है। सीधा आप परिमाप का आशय क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। इसको चारों को जोड़ लोगे आपका परिमाप निकल आएगा। या 4 गुणे भुजा कर दोगे यानी 4 गुणे 8 तो भी आपका 32 परिमाप निकल आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो सीधा इसको भुजा स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसकी लंबाई भी वही होती है और चौड़ाई भी वही होती है।
तो भुजा स्क्वायर इसको बोलेंगे ही बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको 8 से 8 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? तो अब हम इस पे सवाल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज और है बेटा, वर्ग में एक चीज देखो, जैसे एक चीज यहाँ सीखने वाली बात है, जैसे मान लो इसका भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तब ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण से संबंधित बातें हैं, ध्यान से सुनो। अब मान लो मैंने एक विकर्ण खींच दिया और किसी ने कहा कि भाई इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो अब ये एक त्रिभुज बना। क्या बना? कौन सा त्रिभुज बना? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो याद रखना, कभी भी किसी वर्ग में, ध्यान से सुनो ये बात, एग्जाम में 100% काम आएगी, नहीं सुनोगे तो उस दिन रोओगे। कभी भी वर्ग बना हुआ है और उसकी भुजा दी हुई हो और कह दे विकर्ण बताओ, तो सीधा भुजा को √2 से गुणा कर लेना, बस भुजा को √2 से गुणा कर लेना, बस आपकी क्या निकल आएगी? विकर्ण निकल आएगा। कोई दिक्कत? उदाहरण के लिए इसको देख सकते हो। कैसे? मान लो ये 2 है, 2 सेंटीमीटर ये लंबाई है, इसको चौड़ाई भी मान लो। अब यदि पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हो तो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग यानी 4 4। अब यहाँ सीखने वाली एक बात और है, यही आपको रूट का भी ज्ञान हो जाएगा अगर आप बुद्धिमानी परिचय देंगे। यानी इसको जोड़े तो आपका क्या आ गया? 8। अब इसको कैसे हमको करणी में व्यक्त करना है, ये चीज देखना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के जोड़े में बनाओ। याद रखना, वर्गमूल में एक चीज जरूर होती है, हमेशा जोड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और यदि जोड़ा बनाया गया तो उनमें से एक ले लिया जाता है और जो जोड़ा नहीं बनता है उसको रूट के अंदर रखा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, अगर नहीं यकीन आता तो हम लोग एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लो 3 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, तो ये कितना हो गया? 3 त्रिका 9 9 18। अगर ये 18 हो गया तो देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो आप देखते हो, आप जोड़ा बनाओगे। क्या बनाओगे? तो इनमें से एक ले लोगे और जो रूट होगा वो अंदर ही होगा। अर्थात हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग की भुजा यदि दी हुई हो, किसी भी वर्ग की भुजा यदि दी हुई हो और उसको हम √2 से गुणा कर लेते हैं तो हमें वर्ग का विकर्ण पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? वर्ग का विकर्ण पता चल जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ वर्ग के विकर्ण के संबंध में एक बात है, क्या कि किसी भी वर्ग का विकर्ण यदि दे रखा हो, किसी भी वर्ग का विकर्ण यदि दे रखा हो और उसकी भुजा ज्ञात करनी है तो उस विकर्ण को √2 से भाग किया जाता है। तो उस विकर्ण को √2 से, और फिर हमारी भुजा निकल के सामने आ जाती है और उसी भुजा का स्क्वायर कर लेते हो तो तुम्हारे वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है। हाँ, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। चलो एक क्वेश्चन पहले लिखो, क्वेश्चन में ही सारी चीज समझ में आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तथा इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तथा इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? लिखे? ध्यान से। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, अब इसका विकर्ण पूछ रहा है तो सीधा आप 5√2 लिख सकते हो। क्या? सीधा √2 से गुणा कर दो। याद रखना, कहीं भी कोई रूट इस प्रकार से लिखा हुआ है तो समझो गुणा है भैया। ये इसको इस तरीके से भी मेरे भाई गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, चाहे आगे से गुणा कर दो चाहे पीछे से। समझ रहे हो? बहुत लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आप देख सकते हो, जैसे 3√5 लिखा है, इसका आशय 3 गुणे √5 लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो अब यहाँ देख सकते हो कि 5 है, इसका भुजा आपकी 5 है,
तो इसका क्षेत्रफल कहा तो सीधा भुजा गुणे भुजा कर लोगे, अर्थात 25 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी इसका मात्रक है। अब अगर कहता है भाई विकर्ण बताओ, तो इस भुजा को सीधा √2 से गुणा करो, इस भुजा को सीधा √2 से गुणा कर लो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही होता है छोटा छोटा भाई। अगला क्वेश्चन, अगर लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो 25 आएगा और विकर्ण करेंगे तो 50 आ जाएगा। विकर्ण हमेशा विकर्ण जब आपको निकालना हो तो आप जो वर्ग की भुजा दी हुई हो उसको √2 से गुणा करो। क्या करोगे? हाँ, ये देखो 5 गुणे √2, बस यही आपको करना है। जैसे वर्ग की भुजा मान लो ये 6 है और इसका विकर्ण निकालना है तो 6 √2, बस यही करना है। 8 है ये, तो ये 8 √2। मैंने विकर्ण की बात की है, किसकी? विकर्ण की। समझ रहे हो? चलो भाई, ए भैया खड़े जाओ पीछे। चलो बेटा बताओ, 6 √2 सेंटीमीटर यदि किसी वर्ग की भुजा हो, 6 √2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेहनत करो हैं। हाँ, मजाक अपने जीवन के साथ मत करो बेटा, अभी बच्चे हो, है ना। इतना छोटा सवाल नहीं जानते हो, पेपर में क्या लिख दोगे, मुझे या अपने आप को? शर्म करो यार, मजाक चल रहा है यहाँ पर। पढ़ाई करो बेटा, बातों में मशगूल मत हो। बैठ जाओ। बातें कड़क हैं लेकिन एग्जाम में तुमको पता चलेगी कि नहीं सही बोल रहे। ठीक है, ध्यान से सुनो। 72 बिल्कुल सही है। देखो 6 √2 है भुजा, और भुजा गुणे भुजा किया था, गौर फरमाओ। तो देखो इसको गुणा कैसे करते हैं भाई, ये है रूट, ये इस तरीके से। एक चीज याद रखो बेटा, और कि कोई भी अंक हो यदि उसको 2 बार रूट से गुणा कर दोगे तो अपने उसी अंक के बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां देखो छकहाट, और √2 को गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात 72। कितना? 72। कोई दिक्कत यहां पर? तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। अगला सवाल लिखिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, 72 वर्ग मीटर है। इससे सरल कंपटीशन नहीं मिलेगा मेरे छोटे भाइयों, याद रखना। हाँ, इसको नहीं निकाल पाओगे तो सिविल उबिल तो अपने दिमाग से निकाल दो कि निकल जाएगा। इतना बड़ा टेस्ट होता है, इसमें हवा निकल जाएगी तब तो सब बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए मेहनत करके अपनी लाज बचाओ, तुम किसी तरीके से इसको पास करो। यू अंडरस्टैंड? लाज बचाओ बेटा अपनी। अभी एग्जाम दे करके पास करो उसको। माँ बाप से वादा करके आए हो कि मुझे कोचिंग भेजो, मैं पढ़ाई करके पास करूँगा, तो अपने जबान की कुछ कीमत रखो और पास करके दो, ताकि तुम्हारे बाप का सीना ऊंचा हो। समझ गए? हाँ, अपने बाप को सहयोग करो, और सर्विस करोगे तभी सहयोग कर पाओगे। ठीक है? अपने माँ बाप के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझो, केवल मजाक में समय मत बिताओ, बहुत बिता लिया। चलिए भाई, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, लिखे। इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? ये चीज पूछ रखा है, विकर्ण। देखो बेटा, इसने 72 कहा है तो भुजा स्क्वायर होता नहीं है, भुजा स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? भुजा निकालने के लिए यदि कभी क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसका वर्गमूल लिया जाता है। अच्छा, इसको कैसे निकालोगे? इसको अभाज्य गुणनखंड के जोड़े में व्यक्त करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, 23 24, 23। कोई दिक्कत? जोड़ा बना लो, प्रत्येक जोड़े में से एक ले लो। 2 1 हुआ और 3 1 हुआ, 2 3
और जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर कर लो। यानी ये चीज हो गई आपकी क्या, भुजा। क्या हो गई? मैंने कहा था कि यदि किसी वर्ग की भुजा दी हुई हो और उस भुजा को √2 से गुणा कर लिया जाए, यही तो मैंने कहा था ना। यदि किसी वर्ग की भुजा दी हुई हो और उस भुजा को √2 से गुणा कर लिया जाए तो जो आपका क्षेत्र वो गुणनफल होगा वही विकर्ण होगा। क्या होगा? तो 6 तो है ही है, √2 का गुणा 2 तो 6 दूनी, तो सोच लीजिए आपका कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत? अब बेटा इसी पे एक सवाल बनाओ। किसी वर्ग का विकर्ण 16 मीटर है। किसी वर्ग का विकर्ण 16 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? याद रखो बेटा, जब तक भुजा नहीं पता चलेगी तब तक क्षेत्रफल कहां से निकालना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। अब हम बताते हैं बेटा, अभी तक मैंने तुमको गुणा बताया, अब देखो रूट का भाग किस प्रकार से, समझ गए? देखो ये एक वर्ग है और इस वर्ग का जो विकर्ण है वो 16 है। अब देखो मैंने कहा था कि यदि किसी विकर्ण को, किसी वर्ग के विकर्ण को √2 से भाग कर दो मेरे भाइयों, तो क्या निकल के आएगा, भुजा। अच्छा कह दो भैया इसको भाग कैसे करोगे, मैं बताता हूं। ध्यान से देखो, ये बताओ बेटा कि इस 16 को जैसे 2 है, 2 के गुणनफल में व्यक्त करो तो ये 8 दूनी 16 होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये √2 यहां नीचे रखो। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी संख्या अपने 2 बार √2 के गुणनफल के बराबर होती है ना। यानी ऊपर वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं ना। तो एक √2 से एक √2 को हमने काट दिया। अब जो तुम्हारा आया भुजा वो क्या आया, 800। अब कहा गया कि भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, तो भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात इसी भुजा को 2 बार गुणा कर लो। तो ये गुणांक है, देख लो 8 अठाई और √2 का गुणनफल 2 अर्थात 128। कोई दिक्कत? कितने लोग वर्ग का सवाल लगा सकते हैं, हाथ उठाओ, कोई भी सवाल। चलो मैं एक सवाल देता हूं, लिखिए। चलिए भाई, वर्ग ए लिखो, वर्ग ए का विकर्ण, वर्ग ए का विकर्ण एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, a + b है। वर्ग ए का विकर्ण a + b है, इसीलिए कहता हूं ध्यान से सवाल देखा करो हैं। वर्ग ए का विकर्ण a + b है। लिखे, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दूना हो, जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दूना हो। चलो भाई, समय सीमा 30 सेकंड। इस सवाल को लगा के बताओ, तो फिर मैं हल करके उत्तर जज करके देता हूं कि भाई कितना से। चलो
सोच लो, मेहनत करो अभी। चलो भाई लगाओ सभी लोग। नहीं हो पाया, चलो मैं बताता हूं। ध्यान से देखो, मैंने कहा था आपसे, याद करिए, मैंने कहा था कि कभी भी जब विकर्ण दिया हुआ हो तो यदि उसको √2 से भाग कर दो तो भुजा निकल आती है। यानी इस भुजा, ये भुजा क्या है, a + b बटा √2। अब यदि इस भुजा को इसी भुजा से गुणा कर दो तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और सवाल क्या बताना है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जो इस वर्ग के क्षेत्रफल का दूना हो, जो इस वर्ग के क्षेत्रफल का दूना हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब ये चीज, अगर हम, ये भुजा है भाई, भुजा को 2 बार गुणा करते हो कि नहीं करते हो? और यदि a + b गुणा किया तो ये स्क्वायर हो गया, और √2 गुणा किया मेरे भाई तो 2 हो गया। मैंने बताया था। अब ये क्षेत्रफल निकल आया इसका कि नहीं निकला? और यदि कह रहा है मुझे उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का विकर्ण बताओ कि जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का दुगना हो, तो देखो जो आपको विकर्ण बताना है उसका क्षेत्रफल देखो क्या है, इस क्षेत्रफल का दूना है। मेरी बात समझ रहे हो? अर्थात जो वो वाला आपका वर्ग है उसका क्षेत्रफल a + b का होल स्क्वायर है। क्या है? a + b का होल स्क्वायर। अब जब इसको अंडर रूट करोगे मेरे भाई तो इसका जो भुजा आएगा वो क्या आएगा, a + और मैंने क्या कहा था कि किसी भी वर्ग की भुजा को यदि √2 से गुणा कर दिया जाए तो वही उसका विकर्ण हो जाता है। कहा था नहीं कहा था? किसी भी वर्ग की भुजा को यदि √2 से गुणा कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। अर्थात इसको ऐसा लिख सकते हो, √2 × a + एक ही चीज। इसका यही आया बेटा, ये नहीं समझ पाए, रटिए मत, समझ पाए नहीं समझ, मुझे ये जानना है। नहीं समझ पाए, चलो हम बता रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये है आपका वर्ग, फिर मिटाते हैं। ये आपका वर्ग है, इसका विकर्ण दे रखा है a + b। आपको सबसे पहले आपको क्या बताना है पता है? एक ऐसे वर्ग का विकर्ण बताना है कि जिसका क्षेत्रफल इसका दूना हो, जिसका क्षेत्रफल, ये चीज बताना है आपको। ऐसा कि इस क्षेत्रफल का दूना हो, ऐसे विकर्ण का आपको बताना है। ऐसे वर्ग का विकर्ण आपको बताना है कि जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना हो। अब देखो ये है भुजा, अगर हम इस भुजा को विकर्ण है, अगर इस विकर्ण को √2 से भाग करते हैं, समझ गए बेटा सारी चीज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाने निद्रा ततः हैं, अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। ध्यान से देखिए, ये हो गई भुजा, ये हो गई। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, a + b √2, तो भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर होता है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल हो गया a + b का होल स्क्वायर और बटा 2। अब कह रहा है, अब देखो ये तो इसका क्षेत्रफल आया, अब विकर्ण आपको इसका निकालना है, और शर्त यह है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल इसका दुगना है। तो अब देखो कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो a + b का होल स्क्वायर और बटा 2 × 2, यानी ये कैंसिल हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है ये a + b का होल स्क्वायर। ये तय है कि यदि इसका वर्गमूल निकालते हो तो इसकी भुजा निकल के आती है। क्या निकल के आती है? और यदि भुजा को √2 से गुणा कर दिया जाए तो यही इसका विकर्ण हो जाता है। कोई दिक्कत? ऐसे ही सवाल। चलो एक सवाल और देखो, आप कितने लोग लगा सकते हो? चलिए भाई,
किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बटा 2 है, ए स्क्वायर बटा 2 है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बटा 2 है, ए स्क्वायर बटा 2 है। देखो बेटा, ए स्क्वायर बटा 2 है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बटा 2 है, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो, एक वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है ये ए स्क्वायर बटा 2 है पूरा एरिया। अब देखो बेटा, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालोगे? ये तो ये गुणे ये है, तो इसका तो ये खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अंदर ही रहेगा रूट के, क्योंकि 2 का वर्गमूल कहाँ जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो उसको आपको रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसकी जो भुजा निकल के आई मेरे भाई, ये बटा रूट 2 आई। अब जाहिर सी बात है कि यदि भुजा को रूट 2 से गुणा कर दिया जाए तो जो चीज़ निकल के आती है वो उस वर्ग का विकर्ण। कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको समझ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। बताइए, आप लोग एक आसन पर बैठकर 3 घंटा पढ़ नहीं सकते और कलेक्टर बनना चाहते हैं? कैसे हो सकता है भैया? बिना तपस्या भगवान भी दर्शन नहीं देता। मनुष्य तो बड़े स्वार्थी हो, तुमको नौकरी क्यों देंगे? बोलो, भगवान भी बिना तपस्या दर्शन नहीं देता है। जो स्वार्थ कहा जाता है कि भगवान स्वार्थी नहीं होता, तो इंसान तो महास्वार्थी होता है। तुमको नौकरी क्यों देगा बिना स्वार्थ? जब तुम 3 घंटे एक आसन पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर, ये बताओ, आप बैठ के पढ़ रहे हो और मैं खड़ा होके पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे से तो आराम में ही हो। मैं तो नहीं भाग रहा हूं, आप क्यों भाग रहे हो? सोचो, यहां भाग नहीं रहे हो, हम समझ रहे हैं, लेकिन बैठने में प्रॉब्लम पड़ रही है। क्या है कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, आदत नहीं है पढ़ने की। केवल सुबह उठे रनिंग कराए बंदरों की तरह, उसके बाद इधर उधर। ये सब कम करना है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है। रनिंग को थोड़ा सा स्टॉप करना 1 महीने के लिए, फिर मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर दौड़ो, पहले रिटर्न क्वालिफाई करो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सही है, वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर। ये देखो 14, जाहिर सी बात है, अगर इसको रूट 2 से भाग करोगे तो भुजा आएगी। याद रखो, इसको 2 के गुणनफल में व्यक्त कर लो, 7 दूनी, और ये रूट 2 है ही, रूट 2 से इसको भाग करोगे तो रूट 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से होता है, ये 1 कट गया, 7 रूट 2, भुजा आपकी क्या आई। और यदि इसी भुजा को 2 बार गुणा कर लो तो ये 7 गुणे रूट 2, 7 गुणे रूट 2, ये 49, और रूट 2 2 अर्थात 98 वर्ग या सेंटीमीटर। समझ गए ना? चलो भाई, एक क्वेश्चन बेटा ये भी देख लो। ये वैसे नहीं कह रहा हूं ना, 100% आपके पेपर में जरूर मौजूद होगा ये क्वेश्चन जो बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वर्ग की भुजा यदि 20% बढ़ा दी जाए, है छोटा सवाल, पक्का आएगा 100%। किसी वर्ग की भुजा यदि 20% बढ़ा, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर लिखवा दूंगा। चलो आराम से लिख लो, हो गया। किसी वर्ग की भुजा यदि 20% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की भुजा यदि 20% बढ़ा दी जाए,
लिखे? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही है बेटा। देखो ये 100 है, पहले 20 बढ़ाया, अब चूंकि ये स्क्वायर करना है तो 120 बटा 100, 0 0 कट गया, 12 बरहियम। ये देसी तरीका है भैया। 44% की वृद्धि हो गई। कितनी? ये कई बार लगवा चुके हैं सवाल, इसलिए इसको बार बार हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। समझ गए? वो वाला छोड़ दो फंडा, नहीं कि कहीं फंसा दिया तो फिर हवा खराब हो जाएगी। ये फंडा छोड़ दो, ये रटने वाली चीज़ है। इस पे आओ, बहुत मजबूत हो जाओगे कैलकुलेशन में। फटाफट कैलकुलेशन करो। जितने काम से जी चुराओगे, याद रखना, उतने परेशान रहोगे, और जितने टफ वर्क करोगे उतने तुम मजबूत बनोगे। कहीं भी ले लो, किसी भी क्षेत्र में काम से जी चुराओगे तो तुम कमज़ोर बनोगे, तुमको कोई नहीं रोक सकता। और यदि तुम टकराओगे टफ चीज़ों से तो तुम उतने मजबूत बनोगे। ये फैक्ट है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। और एक चीज़ और बेटा, ऑप्शन की कला कैसे होती है, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलो मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हाँ लिखिए भाई। एक आयताकार मेज का परिमाप, हालांकि ये सवाल लगवा चुके हैं, देख लीजिए। एक आयताकार मेज का परिमाप, एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। लिखे? मेज का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेज का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हो। लिखा है? लिखे? मेज की लंबाई क्या होगी? मेज की लंबाई, देखो बेटा ऑप्शन दे रखा है, देखो कितनी आसानी से लगाओगे ऑप्शन से, बिल्कुल कॉपी कलम टच नहीं करना है। 17, 19, 13, 21 ये ऑप्शन दे रखा है आपका, समझ रहे हो? अब इसमें आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बेटा दे रखा है उसने 209 दिया है ना, और परिमाप दे रखा है कितना? 60। तो मेरे भाइयों यदि इसको हम आधा कर लेते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का योग आता है कि नहीं आता है? आता है ना। और याद रखो मेरे भाई, यदि कभी क्वेश्चन में जो चीज पूछेगा ऑप्शन उसी का रहेगा। क्या पूछा है? तो ये ऑप्शन सारे किसके हैं? लंबाई के। ये चीज याद रखो। अच्छा ये क्या निकला है? लंबाई और चौड़ाई का योग। मान लो यह चीज लंबाई है आपकी, पहला ऑप्शन लंबाई मान लो, एक मिनट चेक तो करना है। तो अगर 17 लंबाई है मेरे बंधु तो 13 जो है चौड़ाई है। तो क्या इन दोनों का गुणनफल 209 हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। चेक मत करो। 3 सतह, इकाई का अंक 1 आ रहा है, वहां तो इकाई का अंक 9 है, यानी ये हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत? यह ऑप्शन क्या हो गया? यहां चेक करो, अगर 19 लंबाई है तो चौड़ाई 11 है। अब इसको गुणा करो, क्या 209 हो रहा है? बस यही ऑप्शन सही। देखो देखो बेटा ध्यान से देखो, समझा रहा हूं मैं। 30 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई चौड़ाई का, और जो ये